कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दुनिया के नक्शे को अगर देखें तो सऊदी अरब, रूस और अमेरिका के बाद तेल के उत्पादन में कनाडा का नंबर आता है। अल्बर्टा के घने जंगलों और बर्फ से ढकी जमीन के नीचे तेल का अथाह भंडार छुपा हुआ है, इतना कि इसे निकालने और बेचने से पूरी की पूरी कनाडाई अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन इतनी बड़ी तेल की इकोनॉमी होने के बावजूद कनाडा की सबसे बड़ी कमजोरी एक अजीब विरोधाभास है, और वह है कि उसकी निर्भरता सिर्फ एक खरीदार पे है। कनाडा अपने कच्चे तेल का लगभग 98% सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को भेजता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, 98%। इसका अर्थ यह हुआ कि कनाडा का पूरा ऊर्जा उद्योग, जिसमें कि लाखों नौकरियां, अरबों डॉलर का निवेश और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है, वह पूरी तरीके से अमेरिका के मूड पर डिपेंड करता है। एक ही खरीदार होने का मतलब है कि कनाडा के पास मोल भाव करने की कोई शक्ति नहीं है। अगर अमेरिका कीमत कम कर दे या फिर टैक्स बढ़ा दे, तब भी कनाडा के पास सौदे को स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। और यही निर्भरता पिछले कुछ सालों में कनाडा के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हुई है, खास करके जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ फ्री ट्रेड की नीतियों को छोड़ करके आक्रामक प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपनाई। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देगा, चाहे इसका असर उसके पड़ोसी और सहयोगी देशों पर कैसा भी पड़े। उन्होंने NAFTA जैसी मुक्त व्यापार समझौतों पर सवाल खड़े किए, टैरिफ बढ़ाए और खुले तौर पर धमकियां। अब जरा सोच के देखिए कि अगर अमेरिका कल अचानक से कनाडा से आयातित तेल पे सिर्फ 10% का टैक्स लगा देता है तो क्या होगा। सुनने में यह 10% बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये 10% भी कनाडाई अर्थव्यवस्था के लिए तबाही बन सकता है, क्योंकि इससे तेल की कीमतें गिर जाएंगी। कनाडा के तेल उत्पादकों के पास मजबूरी में घाटे का सौदा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। नतीजा साफ है कि हजारों नौकरियां दांव पे लग जाएंगी, सरकारी राजस्व गिर जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था में संकट आ जाएगा। इस तरह की स्थिति कनाडा के लिए सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बन सकती है। इतिहास गवाह है कि ऊर्जा की निर्भरता देशों को हमेशा संकट में डालती है। यूरोप में रूस की गैस सप्लाई हो या एशिया में मध्य पूर्व के तेल की राजनीति, जब भी कोई देश किसी एक सोर्स पे जरूरत से ज्यादा निर्भर होता है, उसका ज्यादा फायदा उठाया जाता है। और कनाडा भी इसी खतरे के मुहाने पे खड़ा है। उसकी ऊर्जा नीति आज एक कमजोर कड़ी बन चुकी है जो कभी भी टूट सकती है, और इसलिए कनाडा को अब गंभीरता से यह सोचना होगा कि इस निर्भरता के जाल से कैसे निकला जाए, क्योंकि आज ऊर्जा सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, एक देश की संप्रभुता का भी प्रतीक बन चुकी है। इस खतरनाक स्थिति से निकलने के लिए कनाडा ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है, ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का व्यापक विस्तार। यह पाइपलाइन परियोजना एक तरीके से कनाडा की आर्थिक संप्रभुता की तरफ उठाया गया कदम था, जिसका मकसद साफ था कि कनाडा की ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिकी निर्भरता से आजादी। करीब 1150 किलोमीटर लंबी यह विशाल पाइपलाइन अल्बर्टा के तेल के मैदानों से शुरू होकर ब्रिटिश कोलंबिया के खूबसूरत पर्वतीय इलाकों को पार करती हुई वैंकूवर के करीब समुद्र तटीय इलाके तक पहुंचती है। यह पाइपलाइन किसी साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है। यह कनाडा की आर्थिक रणनीति का केंद्र, जो कि एशियाई बाजारों तक पहुंच बनाने का जरिया भी है। इस पाइपलाइन के जरिए कनाडा अब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे उभरते हुए आर्थिक पावर हाउस देशों को डायरेक्ट अपना कच्चा तेल निर्यात कर सकता है। लेकिन ये परियोजना इतनी आसानी से पूरी नहीं हुई है। इसके निर्माण में अभूतपूर्व लागत आई है, लगभग $25 अरब का खर्च और पूरे 12 वर्षों का समय। इस दौरान देश ने कई राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संघर्ष देखे। परियोजना की शुरुआत से ही बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। पर्यावरण कार्यकर्ता और कनाडा के इंडिजीनियस समुदाय, जो कि पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रहते आए हैं, उनका कहना था कि यह पाइपलाइन पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे नदियों, झीलों और जंगलों में अस्थायी नुकसान पहुंचेगा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कनाडा की प्रतिबद्धता भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। इन विरोधों ने कई बार हिंसक रूप भी लिया। 2020 में विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंच गए, जब पूरे कनाडा में रेलवे ब्लॉकेड लगाए गए। रेलवे की सेवाएं बाधित हुई, यातायात ठप हो गया और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में गतिरोध हफ्तों तक जारी रहा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर संकट जैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन फिर भी सरकार इस परियोजना पर दृढ़ रही, क्योंकि सरकार को कहीं न कहीं मालूम था कि अगर अमेरिका पर निर्भरता कम करनी है तो यह पाइपलाइन बहुत जरूरी है। मई 2024 में तमाम बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का विस्तार पूरा हुआ। यह कनाडा के ऊर्जा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस विस्तार के बाद कनाडा की तेल निर्यात क्षमता में भारी इजाफा हुआ, जो कि पहले 3 लाख बैरल प्रतिदिन थी,
वह बढ़कर के 9 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई है, यानी कि 3 गुना बढ़ोतरी केवल इस एक पाइपलाइन से। सरकार ने इस सफलता को लेकर के भविष्य के आर्थिक फायदों के बारे में स्पष्ट आंकड़े पेश किए। आधिकारिक अनुमान के अनुसार अगले 2 दशक में तेल के उत्पादकों को कनाडा में लगभग 73 बिलियन कनाडाई डॉलर की अतिरिक्त कमाई होगी। साथ ही सरकारी खजाने में भी करीब 46 बिलियन कनाडाई डॉलर का टैक्स राजस्व आएगा, जिससे कि कनाडा में सार्वजनिक सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा निवेश संभव होगा, क्योंकि सरकार की आमदनी बढ़ चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक था। इस पाइपलाइन ने कनाडा को पहली बार एक वास्तविक विकल्प दिया। अब अगर अमेरिका अचानक अपनी नीतियां बदलता है तो कनाडा के पास एशियाई बाजारों में जाने का एक स्पष्ट रास्ता मौजूद है। ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का विस्तार सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, बल्कि कनाडा की ऊर्जा सुरक्षा की ओर बढ़ाया गया पहला और सबसे मजबूत कदम है। यह कनाडा के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है, जो भविष्य में अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि कनाडा इस अवसर का लाभ कैसे उठाता है, क्योंकि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के इस दौर में ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता का भी प्रतीक बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दरअसल यह कहानी और भी पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है जब हम एक नजर डालते हैं कनाडा के घरेलू ऊर्जा सप्लाई की ओर। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कनाडा के कई अपने घरेलू पाइपलाइन का नेटवर्क भी अमेरिका से होकर के गुजरता है। अल्बर्टा के तेल के भंडारों से निकला कच्चा तेल सबसे पहले अमेरिका की सीमा पार करता है, अमेरिकी धरती पर रिफाइन होता है और फिर वापस वह कनाडा के पूर्वी हिस्सों की तरफ, जैसे कि ओंटारियो, क्यूबेक और यहाँ तक कि अटलांटिक कनाडा तक पहुँचता है। यानी कि कनाडा सिर्फ अपने निर्यात के लिए ही नहीं, बल्कि खुद अपने नागरिकों के लिए तेल की आपूर्ति के मामले में भी अमेरिका पे काफी हद तक निर्भर है। अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है वह। इस स्थिति को बदलने के लिए कनाडा के पास 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, एनर्जी ईस्ट और नॉर्दर्न गेटवे, जिसकी चर्चा अब फिर से जोरों पे है। एनर्जी ईस्ट पाइपलाइन कनाडाई इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं में से एक मानी जा सकती है। करीब 4600 किलोमीटर लंबी इस विशाल पाइपलाइन का प्रस्ताव था कि अल्बर्टा के तेल के भंडारों से सीधा पूर्वी कनाडा के बंदरगाह शहर न्यू ब्रंसविक तक तेल पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना की क्षमता इतनी विशाल थी कि रोजाना 10 लाख बैरल से भी ज्यादा तेल कनाडा के घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा सकता था। दूसरी ओर नॉर्दर्न गेटवे पाइपलाइन करीब 1173 किलोमीटर लंबी रणनीतिक महत्व की पाइपलाइन होती, जो अल्बर्टा के उत्तरी तेल क्षेत्रों से ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तरी तट तक तेल को पहुंचाती। यहाँ से तेल आसानी से प्रशांत महासागर के रास्ते एशिया के प्रमुख बाजारों तक पहुँच सकता था। यानी कि चीन, जापान, भारत जैसे देशों के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का सप्लाई रूट खुल जाता। अगर यह दोनों प्रोजेक्ट पूरे हो गए होते तो आज कनाडा अमेरिकी निर्भरता से काफी हद तक मुक्त हो चुका होता। लेकिन दुर्भाग्यवश इन दोनों ही परियोजनाओं को पर्यावरणीय चिंताओं, स्थानीय विरोधों और राजनीतिक दबावों के कारण पहले ही रद्द किया जा चुका है। एनर्जी ईस्ट को क्यूबेक और ओंटारियो जैसे शक्तिशाली प्रांतों की आपत्तियों के कारण रद्द करना पड़ा। उनका कहना था कि पाइपलाइन पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करेगी, क्योंकि किसी भी संभावित तेल रिसाव से कनाडा की सबसे बड़ी नदियां और जलस्रोत प्रभावित हो सकते थे। दूसरी ओर नॉर्दर्न गेटवे पाइपलाइन को ब्रिटिश कोलंबिया के इंडिजीनियस समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के जबरदस्त विरोध के कारण 2016 में औपचारिक रूप से रोक दिया गया। उनका तर्क था कि इस प्रोजेक्ट से समुद्री जीवन, जंगल और स्थानीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार व्यापारिक धमकियां देना शुरू किया तो कनाडा को मजबूरन फिर से इन दोनों परियोजनाओं के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ रहा है। अब ये परियोजनाएं कनाडा की आर्थिक सुरक्षा के लिए विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत की तरह देखी जाने लगी हैं। अब सवाल यह नहीं है कि इन परियोजनाओं की जरूरत कनाडा को है भी या नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। नॉर्दर्न गेटवे की अनुमानित लागत करीब 25 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, लगभग ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन जितनी ही महंगी होगी। लेकिन एनर्जी ईस्ट, जो कि नॉर्दर्न गेटवे परियोजना से 4 गुना ज्यादा लंबी है, उसकी लागत करीब 80 से 100 अरब डॉलर तक भी जा सकती है। इन परियोजनाओं में जो बड़ी कंपनियां पहले शामिल थी, वे अब इन विवादों और अनिश्चितताओं की वजह से पीछे हट गई हैं। ऐसे में अब एक ही रास्ता साफ दिखता है कि सरकार को खुद इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन सरकारी निवेश कनाडा में तभी संभव हो पाएगा जब पूरे कनाडा में जनता और राजनीतिक नेतृत्व इन परियोजनाओं के समर्थन में पूरी तरीके से एकजुट हो। हाल ही में कनाडा के 5 जीवित पूर्व प्रधानमंत्रियों ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए एक साझा पत्र लिखा और साफ शब्दों में कहा कि जब भी अमेरिका की ओर से धमकियां आती हैं, तब कनाडा की जनता और नेता एकजुट हो जाते हैं। ये वही मौका है जब कनाडा
कनाडा के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब शांति होती है तो देशों को पुल बनाने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन जब अस्तित्व पे खतरा मंडराता है तो राष्ट्र बड़े से बड़े फैसले भी चंद दिनों में ले लेते हैं। कनाडा के लिए अब लगभग वैसी ही घड़ी आ चुकी। अब निर्णय कनाडा के लोगों को लेना है, वहाँ की नई चुनी हुई सरकार को लेना है कि क्या वह अपने ऊर्जा भविष्य और संप्रभुता के लिए एक मजबूत फैसला लेंगे या फिर इसी खतरे की छाया में जीते रहेंगे।